ये पॉलिटी का पार्ट 20 का होगा और हम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा पिछले सालों में प्री के अंदर जो पॉलिटी के क्वेश्चन है वे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल 32 के बारे में बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल 32 देखिए, मैं आपको यहाँ पर स्लाइड दिखा देता हूँ। ये आर्टिकल 32 है। तो आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ठीक, तो आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट ये हैबियस कॉर्पस मैंडेटस प्रोहिबिशन सर्टुराइट एंड क्यू वारंटो ये रिट्स जारी कर सकता है। और सुप्रीम हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, ठीक है, ये हाई कोर्ट ये रिट्स जारी कर सकता है। 1 2 3 4 5 रिट्स जारी कर सकता है। मतलब अगर आपके जो फंडामेंटल राइट है उनका वायलेशन हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर ऑफ द फंडा राइट बोला, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, और ये आप सीधा बोल सकते हो, हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। लेकिन जुडिशरी को आप बोलोगे कि जुडिशरी जो है, तो ये जुडिशरी में ही आती है। जुडिशरी इज द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट या गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, तो ये आप बेसिक बात याद रखना। और ये काफी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आज आयोग ने अलग अलग तरीके से पूछे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आयोग ने क्वेश्चन गलत रखा है। क्वेश्चन बताऊंगा कि आयोग भी जो है कभी कभी मतलब भांग खा लेता है और फिर पेपर बनाता है। तो आयोग भी नशे में रहता है। नशे में तो पूरी दुनिया है, लेकिन आयोग भी नशे में। अब बात करते हैं यहाँ पर हम। पहला क्वेश्चन ये है कि गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज, जैसे मैंने कहा अगर आपके आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, मौलिक अधिकारों का आपका वायलेशन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 के अंदर मैंडेमस, सर्ट्यूराइट, क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन इस टाइप की जो है रिट्स जारी कर सकता है। और वो जो है मतलब आपके फंडामेंटल राइट को बचा सकता है। तो कौन हो गया गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट? जुडिशरी। तो आंसर हो जाएगा इसका न्यायपालिका इसका आंसर हो जाएगा। ये आंसर नहीं है, गलती से लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्या चला जाएगा? अच्छा ठीक है। अब आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखिए अभी कभी कभी ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेटमेंट को ये इतना लंबा चौड़ा ये कहाँ से आ गया, ये क्या करें, हमको तो याद ही नहीं। ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, कोई सा स्टेटमेंट तो आपको याद होगा। ठीक है, तो ऐसा देखते के साथ ही मतलब साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन भी होते हैं कि आपको देखते के साथ यहाँ परेशान हो जाओगे, तो बस उसको अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, अटेम्प्ट नहीं करोगे। जब वो क्वेश्चन इजी हो सकता है हमने पढ़ाओ, तो क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए क्या कह रहा है, शांत दिमाग से पढ़ते हैं। लास्ट वाला स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 32, गलत है। मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ये रिट्स जारी कर सकते हैं और आपके जो फंडामेंटल राइट्स हो आप इनको बचा सकते हैं। तो आप के फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होते हैं हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट, ये प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट, ना कि प्रेसिडेंट। तो ये जो ऑप्शन है यही पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है या सही नहीं है। तो डी ऑप्शन सही नहीं है, इसका आंसर हो गया डी। ऊपर वाले ऑप्शन उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में पढ़ाऊंगा आपको तब आप पढ़ सकते हो। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ये दो ऑप्शन तो आप बिल्कुल, मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया वाज प्रोडक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये उसके अंदर एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी जिसके मेंबर थे अम्बेडकर साहब। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन मतलब आंसर तो इसका डी है, लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन पूछा था कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ये वाला डी वाला स्टेटमेंट गलत है। और ये के एम मुंशी वॉज द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। के एम मुंशी 7 मेंबर थे, चेयरमैन उसके डॉक्टर अम्बेडकर साहब थे और के एम मुंशी उनमें से एक थे। तो ये भी आंसर मतलब ये भी स्टेटमेंट ठीक है। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पर पहली बार ये बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी, इसने रिपोर्ट अपने 1957 में सौंपी थी। तो ये भी बिल्कुल बात ठीक है। तो ये सभी फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन इसका गलत है, इसलिए जो आंसर हो जाता है डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट आंख नीचे लगा दो सुप्रीम कोर्ट। फिर यहाँ पर गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट इज आंख नीचे लगा दो जुडिशरी, न्यायपालिका। एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है वो। यहाँ पर सिटीजन्स देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। प्रोटेक्टर गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट इज द सुप्रीम कोर्ट। बोल ऑफ द सिटीजन गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, देखिए यहाँ क्या पर पूछ रहा है, गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल इज अगर जुडिशरी
सॉरी पार्लियामेंट जुडिस हाँ जुडिस नहीं पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव बॉडी अगर आप कोई भी ऐसा लॉ बनाती है जो जिससे आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा? आपको तो पता भी नहीं है आपके फंडामेंटल राइट छीन ले गए। आप पढ़ना थोड़ी जा रहे हो वहां पर, कोई एक गरीब इंसान जिसको पढ़ने या लिखने की तमीज ना हो, कुछ नहीं पता है उसको उसको क्या पता है? तो कौन प्रोटेक्ट करेगा उसके बिहाफ पर? सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे देश के अंदर जो प्रोटेक्टर होते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए आर्टिकल 32, देखिए आर्टिकल 32 अगर नहीं होता ना, तो मतलब आप जैसे किसी इंसान के अंदर उसका हार्ट और उसकी आत्मा ना होना, तो वो शरीर ही नहीं है, समझ गया? तो अंबेडकर साहब ना, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मतलब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो, आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया, तो राइट टू मूव इज अ फंडामेंटल राइट, राइट टू मूव और सुप्रीम कोर्ट इज अ फंडामेंटल राइट, मतलब आपके सुप्रीम कोर्ट में जाना भी एक फंडामेंटल राइट है। अगर आपको कोई जाने से रोक रहा है, तो मतलब आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 के अंदर ये रेट्स जारी करता है, आप समझ गए? और इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज है, इन्हीं को डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने ये बोला था कि भाई अगर ये ना होना, तो कोई मतलब नहीं है हमारे फंडामेंटल इनका राइट्स का, समझ गए? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अम्बेडकर साहब ने बोला था कि हार्ट है द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दीज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कौन कौन सी है मैंने आपको बताया, मैंडेमस और क्यू वारंटो, सर्ट्यूराइट, प्रोहिबिशन, ये हमारे पास कुछ ये वो है कुछ रीड्स हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास, क्या पूछा था, किसको बोला गया डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने? कॉन्स्टिट्यूशन डी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को ही डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंदर, इसका डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही वाला क्वेश्चन। तो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है सुप्रीम कोर्ट अंदर आर्टिकल 32 इशू करता है और 226 के अंदर हाई कोर्ट करता है। तो इसका जो आंसर हो गया यहाँ पर 226 तो नहीं दे रखा है, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मतलब आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अब ये देखिए, ये काफी क्वेश्चन है यहाँ पर, चैलेंजिंग क्वेश्चन है आपको। अब देखिए ये कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब हैड डिस्क्राइब आर्टिकल 32 एज वेरी सोल ऑफ इट। सही बात है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने ऐसा ही बोला था, सोल एंड द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट या सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव रेमेडी अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। मैंने बार बार स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो कि सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 के अंदर इशू करता है और हाई कोर्ट 226 के अंदर इशू करता है कि जिस अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और आर्टिकल 32 अगर नहीं होता है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट है उनका कोई मतलब नहीं होता। तो सरकार आपके जो फंडामेंटल राइट कभी भी छीन सकती थी, ठीक है, कभी भी राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, वो कभी भी छीन सकती है, मतलब कभी भी छीन सकती है सरकार की। अभी आपके फोन में कभी भी घुस सकती है कि भाई क्या कर रहा है, किसी टेररिस्ट से बात नहीं कर रहा है, कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाइफ से बात नहीं कर रहा है, कोई पर्सनल बात तो नहीं कर रहा है, सब देख सकती है, अभी भी देखती है। लेकिन अगर आपको पता लग जाए तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर्टिकल, ये दोनों असर्शन और रीजनिंग अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और ये जो रीजन है ये असर्शन को भी पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, ये सही बात है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है, मतलब जुडिशरी में जा सकते हो। तो हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए आंसर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी इशू बाय द हाई कोर्ट। देखिए अगर ऐसा हो जाए, ये सब ये हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन और सर्ट्यूराइट, 5 टाइप की रिट्स हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट 226 के अंदर इशू करता है। देखिए यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, आपको पढ़ने की जरूरत है वैसे में, लेकिन हैबियस कॉर्पस, हैबियस, मैं यहाँ पर हैबियस कॉर्पस के नाम के बारे में बता देता हूँ। हैबियस कॉर्पस, देखिए अगर मान लो कोई पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, पर्सन ए को बी ने डिटेन कर लिया, ठीक है, अपने घर में बंद कर लिया या कहीं ले गया। पर्सन ए के लोग
सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ये कहेंगे देखो फलाना बंदे ना जो है मतलब इलीगली जो है इसको डिटेन कर लिया, पर्सन ए को पर्सन बी ने इलीगली डिटेन कर लिया, ठीक है, किडनैप कर लिया, कुछ भी कर लिया, इलीगली डिटेन कर लिया। पर्सन ए के लोग जाएंगे और इनको पता है कि फलाने बंदे ने, जैसे कुछ गुंडे उंडे टाइप के होते हैं ना गाँव में, वो भैया उसको कर लेंगे, भाई हमारा जो है वो दे देना, क्या कहते हैं तुम कि हमारे घर में काम करो या ये करो वो करो, भाई हमारा एक काम करने ऐसा डिटेन कर लिया। तो पर्सन ए के जो लोग हैं वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बोलेंगे कि देखो भैया पर्सन बी ने हमारे इनको डिटेन कर लिया है, इलीगली डिटेन करा है और वो छोड़ने, तो सुप्रीम कोर्ट पर्सन बी के कान पकड़ेगा और बोलेगा भाई इस पर्सन की बॉडी को मेरे सामने प्रोड्यूस करो जरा, मतलब इस पर्सन ए को मेरे सामने लेकर आओ। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने पर्सन ए आएगा, फिर ये बोलेगा भाई क्यों पकड़ा था, ये बताएगा कि इसने इलीगली मुझको पकड़ा, मुझसे जबरदस्ती काम करा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट क्या काम करेगा, पुलिस को बोलेगा भाई एक काम करो, इसको जरा थोड़ी देर चटनी चटाओ, ठीक है, लट से बजाओ, उसको लट बजाओ। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको थोड़ा बोलेगा भाई जरा इसकी तबीयत ठीक करो। तो इसमें जो है इसका जो सही आंसर है वो हैबियस कॉर्पस है। तो हैबियस कॉर्पस, देखिए रिट्स के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, रिट्स इसका आंसर बी है हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवोल्यूशन। देखिए आर्टिकल जरा अगर मैं एक सेकेंड आपको दिखा देता हूँ ये वाले आर्टिकल, देखिए चलो ठीक है दिखाऊं, चलो यार ठीक है मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 18 जो है एवोल्यूशन ऑफ, दिखाई देता हूँ यार, हाँ तुम कहोगे कि हमको पता ही नहीं है, देखो पढ़ लेते हैं यहाँ पर आर्टिकल जो जिसके बारे में मैं बता रहा था, और ये एजुकेशन के राइट। तो कल्चरल यहाँ पर एजुकेशन और कल्चरल राइट दे रखे हैं 29 और 30 के अंदर, और यहाँ पर देखते हैं, देखिए 25 के अंदर, 26 के अंदर यहाँ पर रिलीजियस राइट्स दे रखे हैं, 23-24 के अंदर। तो प्रोविजन ऑफ द ट्रैफिकिंग 23 के अंदर, और प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैक्ट्री 24 के अंदर दे रखा है। आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम दे रखी है, 6 फ्रीडम है। आर्टिकल 20 के अंदर प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंसेस, और आर्टिकल 21 के अंदर यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और आर्टिकल 21 के अंदर ये 1860 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर 2002 में इसको इंसर्ट किया था, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिटेंशन आर्टिकल 22 के अंदर आता है। तो अब हम देख लेते हैं जरा, आर्टिकल 18 तो हमने देखा ही नहीं यार, एवोल्यूशन, और 17 अनटचेबिलिटी के बारे में देखते हैं। आर्टिकल 17 कहाँ चला गया भाई, आर्टिकल 17 के बारे में देखो। आर्टिकल 17 क्या कहता है, आर्टिकल 17 होता है अनटचेबिलिटी के बारे में, आर्टिकल 18 एवोल्यूशन ऑफ द जो टाइटल्स होते हैं, और आर्टिकल 17 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बोलता है। तो अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये वाला है, तो आर्टिकल 21 मैंने बोला कि कौन सी, ये हमारा एजुकेशन राइट से रिलेटेड है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मतलब डी का जो आंसर है, डी का हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, ये जो है डी का हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट। जो राइट टू एजुकेशन 2000, ये जो आर्टिकल था ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इसको डाला गया था। और एवोल्यूशन ऑफ द टाइटल्स ए का ये है आर्टिकल 18, कौन सा है, थर्ड ऑप्शन वाला हो गया इसका। और फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस माइनॉरिटी, अगर आपको कुछ आता भी नहीं है तो आप इन दो से ही, अगर आपको पता है, अगर काम चला सकते हो, मतलब पता कर सकते हो। तो अगर आप दो के बारे में पता है कि डी का तो हो जाएगा फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट, ये इन दोनों में से कोई होना चाहिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ए का हो जाएगा थर्ड। तो ए के बारे में थर्ड, गलती हो गया कुछ, एक सेकेंड कुछ गलत हुआ है, डी का, हाँ डी का ये गलत, ये फर्स्ट नहीं, सेकंड है यार, ये सेकंड है, ये इसको हटा देता हूँ मैं। तो डी का सेकंड, राइट टू एजुकेशन, डी का हो जाएगा सेकंड। तो डी का देखिए, डी का ये गया, ये गया, ये गया, तो डी का हो जाएगा सेकंड, ये आंसर आ गया, एक से पता लग गया, ठीक है। और ए का थर्ड, देखो ए का थर्ड आ गया। तो अगर आपको मतलब ऐसा एलिमिनेशन मेथड से जाना जरूरी होता है कि भाई आप उसको एक बार चेक करो और फिर देखो, ऐसा नहीं कि मैं देख लो अभी हमको नहीं पता, भाई देख लो ना एक बार, हो सकता है 50% आप चांस ठीक कर लो। ऐसे क्वेश्चन में रिस्क लेने की जरूरत है, ऐसा कड़वक काम को कोई ऑप्शन ही नहीं पता, कड़वक कड़वम कोई फायदा नहीं है,
यहाँ पर देखते हैं, ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को गलत कर देता हूँ बिल्कुल। मतलब केशवानंद भारती केशवानंद वो ये भारती केस जो था 1973 के अंदर है। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन के बारे में, या बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो ये तो एक क्वेश्चन ही गलत है। इसी हिसाब से इनका देखो, मतलब सी का 4 होना चाहिए, सी का 4, सी का 4, सी ये रहा और इसका 4 होना चाहिए, ये ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसको जरा हटा देता हूँ, कैसे गलत है ये भी दिखाता हूँ। तो इसको भी हटाता हूँ। तो सी का, हाँ कहाँ गया ये, डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर का 4 दिया है ये वाला। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये ए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 42 1976 के अंदर, तो उसके अंदर डाली गई। मतलब तीसरे ए का तीसरा होना चाहिए, ए का तीसरा, देखिए ए का तीसरा पहला वाला ऑप्शन, और डी सी का 4 होना चाहिए, तो सी का 4। तो ये ना, ये क्वेश्चन ही गलत है। ये जो क्वेश्चन है आयोग ना कभी कभी होता है ना, ये मतलब इंडिया के अंदर क्योंकि जैसे मैंने कहा क्वेश्चन बैंक बनी होती है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, तो उनको पता ही नहीं होता कि मतलब क्या सही जा रहा है क्या गलत जा रहा है। ये क्वेश्चन ही गलत है। देखिए केशवानंद भारती केस के अंदर उसने बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन दी थी और ये फंडामेंटल ड्यूटीज डाली गई थी। मैं यहाँ पर क्वेश्चन गलत है, ये इसके हिसाब से नहीं बता रहा, मैं सही बता रहा हूँ क्या है। फंडामेंटल ड्यूटी 1976 के अंदर फंडामेंटल ड्यूटी डाली गई थी ये, और आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिकिंग ऑफ द, ये मिनर्वा मिल केस में भैया क्या बोला था, पार्लियामेंट के जैसे पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। तो सच बताऊं तो ये केशवानंद भारती केस में बोला था, ये मिनर्वा मिल केस इसने गलत वो दे रखा है, तो क्वेश्चन ही गलत है इसका, ठीक है। तो कभी कभी आयोग क्वेश्चन गलत दे देता है, ऐसा नहीं कि वहां पर बैठ के चौंक जाओ कि भाई क्या है क्या नहीं। तो हम ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।